नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी समझने जा रहे हैं जिसने दुनिया के इतिहास में लगभग 1000 साल तक अपनी शक्ति, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने ज्ञान का प्रभाव बनाए रखा। इस साम्राज्य का नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। जब हम पोस्ट क्लासिकल ईरा यानी लगभग 500 से 1500 सीई की बात करते हैं तो ये समय केवल पुराने साम्राज्यों के पतन का समय नहीं था, बल्कि नए राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूपों के निर्माण का समय भी था। इसी युग में पश्चिम में पुराना वेस्टर्न रोमन एम्पायर टूट गया, लेकिन पूर्व में उसका एक शक्तिशाली भाग जीवित रहा, जिसने न केवल अपने अस्तित्व को बचाया बल्कि अपने आप को एक नई पहचान भी दी। यही पूर्वी रोमन राज्य आगे चलकर बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि इसने रोमन लॉ, ग्रीक कल्चर और क्रिश्चियन रिलीजन, इन तीनों महान परंपराओं को एक साथ जोड़कर एक अनोखी सभ्यता बनाए। इस साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल केवल एक शहर नहीं थी, बल्कि व्यापार, राजनीति, सैन्य शक्ति, शिक्षा, धर्म और कला का विश्व स्तरीय केंद्र थी। ये शहर यूरोप और एशिया के बीच खड़ा होकर दोनों संसारों को जोड़ता था, इसलिए इसका महत्व केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक था। बाइजेंटाइन एम्पायर ने केवल शासन नहीं किया, बल्कि उसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के विकास को दिशा दी, चर्च की परंपराओं को मजबूत किया, धार्मिक कला को नया रूप दिया और पूर्वी यूरोप के अनेक क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया। ये साम्राज्य एक तरह से यूरोप के लिए सुरक्षा दीवार भी बना, क्योंकि इसने कई बाहरी आक्रमणों को रोका और लंबे समय तक पश्चिमी दुनिया को सुरक्षित रखा। यदि यह साम्राज्य इतनी लंबी अवधि तक न टिकता तो संभव है कि यूरोप का धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता। इसलिए बाइजेंटाइन एम्पायर को केवल रोमन परंपरा का बचा हुआ हिस्सा समझना गलती होगी। यह अपने आप में एक महान, जटिल और गहराई से विकसित सभ्यता थी। इस अध्याय में हम समझेंगे कि यह साम्राज्य कैसे उभरा, इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, धर्म और कला में इसका क्या योगदान था, इसे किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और अंततः 1453 में इसके पतन ने क्यों पूरे पोस्ट क्लासिकल वर्ल्ड के अंत का प्रतीकात्मक संकेत दिया। अब हम समझते हैं कि बाइजेंटाइन एम्पायर वास्तव में शुरू कैसे हुआ। जब 476 सीई में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हुआ, तब बहुत से लोगों को लगा कि रोमन साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि रोमन राज्य का पूर्वी भाग अभी भी जीवित था, संगठित था और बहुत अधिक शक्तिशाली था। यही पूर्वी भाग आगे चलकर बाइजेंटाइन एम्पायर कहलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां के लोग अपने आप को बाइजेंटाइन्स नहीं कहते थे, वे अपने आप को रोमन्स कहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वही असली रोमन परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। उनके लिए रोमन साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसका केंद्र केवल पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक गया था। पूर्वी साम्राज्य के बचने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था उसकी मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन। वहां की शासन व्यवस्था पश्चिम की तुलना में अधिक संगठित, अनुशासित और प्रभावशाली थी। दूसरा कारण था व्यापार से प्राप्त धन। पूर्वी भाग महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के पास स्थित था, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत रही, शहर समृद्ध रहे और सेना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलते रहे। तीसरा कारण था उसकी अधिक अर्बनाइज्ड सोसाइटी। पश्चिम की तुलना में पूर्व में बड़े बड़े शहर, विकसित बाजार, शिक्षित वर्ग और प्रशासनिक केंद्र अधिक थे, जो राज्य की स्थिरता को मजबूत बनाते थे। इसके अलावा पूर्वी साम्राज्य की जियोग्राफी भी उसके पक्ष में थी। समुद्रों और प्राकृतिक सीमाओं ने उसे कई स्थलीय आक्रमणों से सुरक्षा दी, जबकि पश्चिमी रोमन प्रदेश बार बार बर्बर समूहों के हमलों का शिकार होते रहे। धीरे धीरे ये पूर्वी साम्राज्य अपने रोमन राजनीतिक ढांचे को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक रूप से अधिक ग्रीक स्पीकिंग और ग्रीक परंपराओं से जुड़ा हुआ बन गया। यानी उसकी जड़ें रोमन थी, लेकिन उसका दैनिक जीवन, भाषा, शिक्षा, दर्शन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति अधिक ग्रीक होती गई। यही कारण है कि बाइजेंटाइन एम्पायर को समझने के लिए हमें इसे केवल रोमन या केवल ग्रीक नहीं कहना चाहिए। यह एक मिश्रित और विकसित सभ्यता थी, जिसने अतीत की विरासत को संभालते हुए एक नया रूप धारण किया। इसने प्राचीन क्लासिकल रोम और मध्यकालीन क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच एक सेतु का काम किया। जब पश्चिम में कई पुरानी संस्थाएं टूट रही थीं, तब बाइजेंटाइन एम्पायर पुराने ज्ञान, कानून, प्रशासनिक परंपराओं और धार्मिक संरचनाओं को बचाकर आगे ले जा रहा था। उसने केवल पुराना नहीं बचाया,
बल्कि नई धार्मिक परंपराएं, नई कलात्मक शैली और नई राजनीतिक सोच भी विकसित की। इसलिए जब हम बाइजेंटाइन एम्पायर को देखते हैं तो हमें उसमें रोमन रूट्स, ग्रीक कल्चर और क्रिश्चियन स्पिरिट तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यही संगम उसे विश्व इतिहास में एक अत्यंत विशेष और स्थायी स्थान देता है। बच्चों, अब हम बाइजेंटाइन एम्पायर की सबसे महान शक्ति, उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को समझते हैं। ये शहर केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य का दिल, दिमाग, बाजार, किला और धार्मिक केंद्र था। इसकी स्थापना एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने 330 सीई में की थी और उन्होंने इसे न्यू रोम कहा, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि रोमन साम्राज्य की नई शक्ति केंद्रित राजधानी पूर्व में बनाई जाए। यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि बहुत दूरदर्शी था। कॉन्स्टेंटीन ने ऐसी जगह चुनी जो भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया और बीच में समुद्री मार्गों का संगम। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर नियंत्रण रखने वाला शासक व्यापार, सेना, संचार और कूटनीति, इन सब पर प्रभाव डाल सकता था। यही कारण था कि यह शहर जल्दी ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में गिना जाने लगा। इसकी स्थिति बोस्पोरस जलडमरू मध्य के पास थी, जिससे ब्लैक सी और मेडिटरेनियन के बीच आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखी जा सकती थी। इससे व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेज हुई और साम्राज्य को लगातार धन मिलता रहा। शहर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में उसकी विशाल डिफेंसिव वॉल्स थीं, खासकर थियोडोशियन वॉल्स, जिन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक इस शहर को बाहरी आक्रमणों से बचाए रखा। अनेक शक्तिशाली दुश्मनों ने इस शहर को जीतने की कोशिश की, लेकिन इसकी दीवारें, इसकी योजना और इसकी सैन्य तैयारी इतनी प्रभावशाली थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल लंबे समय तक अजेय बना रहा। आर्थिक दृष्टि से भी यह शहर एक अद्भुत केंद्र था। यहाँ सिल्क ट्रेड, एशिया से आने वाले स्पाइसेस, मिस्र से आने वाला अनाज और ब्लैक सी क्षेत्र से आने वाली आवश्यक वस्तुओं का विशाल आदान प्रदान होता था। इस वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल केवल एक प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक पावरहाउस बन गया। शहर में धन, वैभव, बाजार, बंदरगाह, कर व्यवस्था और शाही संरक्षण सबने मिलकर इसे अत्यंत समृद्ध बनाया। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की महानता केवल पैसे तक सीमित नहीं थी। यह एक कल्चरल सेंटर भी था, जहां यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, विद्वान, धर्मगुरु, कलाकार और वास्तुकार मौजूद थे। यहाँ चर्चों की भव्यता, शाही इमारतों की चमक और बौद्धिक जीवन की ऊंचाई मिलकर इसे मध्यकालीन दुनिया का एक असाधारण नगर बनाती थी। इसलिए मध्यकालीन लेखकों ने इसे द ज्यूअल ऑफ द वर्ल्ड कहा, दुनिया का चमकता हुआ रत्न। वास्तव में कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन एम्पायर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि इस शहर में साम्राज्य की सैन्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक महानता सब एक साथ दिखाई देते थे। बच्चों, अब हम बाइजेंटाइन एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासक जस्टिनियन I को समझते हैं, जिनका शासन 527 से 565 सीई तक चला। उनका समय बाइजेंटाइन इतिहास का एक ऐसा दौर था जब साम्राज्य ने अपनी शक्ति, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी संस्कृति और अपने कानून, चारों क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल की। जस्टिनियन केवल शासन करने वाले सम्राट नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को पुराने रोमन गौरव का पुनर्जीवक मानते थे। उनके मन में ये सपना था कि जो महान रोमन एम्पायर कभी विशाल रूप में फैला हुआ था, उसकी प्रतिष्ठा और एकता फिर से स्थापित की जाए। इसलिए उनका शासन एक सामान्य शासन नहीं, बल्कि एक बड़े इंपीरियल मिशन की तरह था। वे मानते थे कि सम्राट का काम केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि राज्य को मजबूत, व्यवस्थित और महान बनाना भी है। इसी कारण उनके शासन में युद्ध, कानून, वास्तुकला और धर्म सभी क्षेत्रों में असाधारण गतिविधि दिखाई देती है। इतिहासकार जस्टिनियन के समय को बाइजेंटाइन एम्पायर के प्रारंभिक स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस काल में साम्राज्य ने अपने सामर्थ्य का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जस्टिनियन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी पुराने रोमन प्रदेशों को फिर से जीतना। पश्चिमी रोमन एम्पायर के पतन के बाद नॉर्थ अफ्रीका, इटली और स्पेन के अनेक भाग जर्मैनिक किंगडम्स के अधीन चले गए थे। जस्टिनियन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि रोमन विरासत इतनी आसानी से समाप्त हो जाए। उन्होंने अपने प्रतिभाशाली सेनापति बेलिजेरियस को युद्ध अभियानों पर भेजा। बेलिजेरियस ने पहले नॉर्थ अफ्रीका में वैंडल्स को हराकर बाइजेंटाइन अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने इटली में ऑस्ट्रिगोथ्स के विरुद्ध संघर्ष किया और वहां भी बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। स्पेन के कुछ हिस्सों में भी बाइजेंटाइन प्रभाव स्थापित किया गया। इन विजयों ने दुनिया को ये दिखाया कि बाइजेंटाइन एम्पायर केवल एक बचा हुआ राज्य नहीं था, बल्कि वो अब भी शक्तिशाली, संगठित और आक्रामक साम्राज्य था।
हालांकि ये विजय स्थायी रूप से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकी और इन्हें बनाए रखने में बहुत धन और शक्ति लगी, फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जस्टिनियन के शासन में बाइजेंटाइन एम्पायर के भीतर अभी भी पुराने रोम जैसी ऊर्जा, अनुशासन और विस्तारवादी इच्छा जीवित थी। अब हम जस्टिनियन की सबसे महान और स्थायी उपलब्धि जस्टिनियन कोड या कॉर्पस जूरिस सिविलाइज को समझते हैं। बच्चों, यह उपलब्धि युद्धों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदल सकती है, पर कानून की परंपरा सदियों तक जीवित रहती है। जस्टिनियन से पहले रोमन कानून बहुत विशाल, बिखरा हुआ और जटिल हो चुका था। अलग अलग समय के सम्राटों ने अनेक आदेश दिए थे, न्यायालयों ने अनेक निर्णय दिए थे और पुरानी कानूनी परंपराएं भी चल रही थी। इस कारण कानूनों में भ्रम, विरोधाभास और कठिनाई पैदा हो गई थी। जस्टिनियन ने विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से इन सभी कानूनों को इकट्ठा कराया, उन्हें व्यवस्थित किया, अनावश्यक भाग हटवाए और एक तार्किक तथा स्पष्ट रूप प्रदान किया। यही जस्टिनियन कोड बना। इस कोड ने रोमन लीगल प्रिंसिपल्स को सुरक्षित रखा, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, उत्तरदायित्व और न्याय की धारणा। इसका अर्थ ये था कि राज्य केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि नियम और व्यवस्था के आधार पर भी चलना चाहिए। बाद में यूरोप के अनेक देशों की लीगल सिस्टम्स इसी कानूनी परंपरा से प्रभावित हुई। इसलिए जस्टिनियन कोड केवल बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए नहीं, बल्कि विश्व कानूनी इतिहास के लिए एक महान मोड़ था। जस्टिनियन के शासन की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल का पुनर्निर्माण। उनके समय में निकर रिवोल्ट नामक एक भयंकर विद्रोह हुआ, जिसने शहर को भारी नुकसान पहुंचाया और साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती दी। लेकिन जस्टिनियन ने इस संकट को केवल दमन से नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण से उत्तर दिया। विद्रोह को समाप्त करने के बाद उन्होंने राजधानी को फिर से भव्य रूप में खड़ा किया। इसी प्रक्रिया में उन्होंने महान हाया सोफिया का निर्माण कराया, जो मध्यकालीन संसार की सबसे अद्भुत धार्मिक इमारतों में गिनी जाती है। हाया सोफिया केवल एक चर्च नहीं थी, वह बाइजेंटाइन कला, वास्तुकला, आध्यात्मिकता और शाही वैभव का मिलाजुला प्रतीक थी। उसकी विशाल गुंबद, उसकी आंतरिक सजावट और उसमें उत्पन्न होने वाला आध्यात्मिक वातावरण लोगों को गहराई से प्रभावित करता था। इस इमारत ने ये संदेश दिया कि जस्टिनियन का साम्राज्य केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महान है। इस प्रकार जस्टिनियन का शासन, शक्ति, कानून, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक चमक, इन सबका संगम था। इसलिए उनका नाम इतिहास में एक महान विजेता, महान विधि निर्माता और महान निर्माता के रूप में सदा याद किया जाता है। बच्चों, अब हम बाइजेंटाइन एम्पायर के एक बहुत ही गहरे और स्थायी योगदान को समझते हैं, और वो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का विकास। ये केवल एक धार्मिक शाखा की कहानी नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि किस प्रकार एक साम्राज्य ने धर्म, राजनीति, संस्कृति, भाषा और आध्यात्मिक जीवन को जोड़कर एक नई धार्मिक पहचान को जन्म दिया। बाइजेंटाइन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को केवल अपनाया नहीं, बल्कि उसे अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र बना दिया। इसी कारण पूर्वी यूरोप, रशिया, ग्रीस और मिडिल ईस्ट के कुछ भागों में जो क्रिश्चियनिटी विकसित हुई, उसका स्वरूप पश्चिमी यूरोप से अलग हो गया। यही स्वरूप आगे चलकर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में स्थापित हुआ। बाइजेंटाइन शासकों और धर्मगुरुओं ने मिलकर एक ऐसा धार्मिक संसार बनाया जिसमें चर्च केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि राज्य, समाज, शिक्षा, कला और नैतिक जीवन का मार्गदर्शक केंद्र भी था। इसलिए बाइजेंटाइन एम्पायर को ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पालक और निर्माता माना जाता है। इस धार्मिक व्यवस्था में पेट्रियार्क ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वो पूर्वी क्रिश्चियन संसार का एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता था। लेकिन यहाँ एक विशेष बात समझनी जरूरी है कि बाइजेंटाइन व्यवस्था में सम्राट भी चर्च के मामलों पर काफी प्रभाव रखता था। यानी पश्चिम की तरह पूरी धार्मिक सत्ता केवल पोप जैसे किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं थी। बाइजेंटाइन एम्परर अपने आप को केवल राजनीतिक शासक नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा नियुक्त संरक्षक के रूप में देखता था। वो चर्च की रक्षा करता था, धार्मिक विवादों में हस्तक्षेप करता था और कई बार डॉक्ट्रिन्स तथा काउंसिल्स के निर्णयों को प्रभावित भी करता था। इस स्थिति को कभी कभी सजेरोपैपिज्म जैसे शब्द से समझाया जाता है, जहां राज्य और चर्च का संबंध बहुत निकट हो जाता है। इसका परिणाम ये हुआ कि बाइजेंटाइन दुनिया में धर्म और शासन एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि दोनों मिलकर एक पवित्र व्यवस्था का निर्माण करते थे। इससे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन में सम्राट, चर्च और समाज के बीच एक विशेष प्रकार की एकता दिखाई देती है।
बाइजेंटाइन्स ने धीरे धीरे अपनी अलग थियोलॉजिकल ट्रेडिशंस भी विकसित की, जो रोम की लैटिन चर्च से भिन्न थी। यहाँ ग्रीक लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान था। कपुयों की अभी संसार में ग्रीक शिक्षा, दर्शन और धार्मिक चर्चा की मुख्य भाषा थी, इसलिए बाइबल, थियोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या भी ग्रीक बौद्धिक परंपरा के प्रभाव में हुई। ग्रीक भाषा के कारण धार्मिक शब्दों के अर्थ, ईश्वर की प्रकृति, क्राइस्ट के स्वरूप और आध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति में अलग गहराई विकसित हुई। जहां पश्चिमी चर्च में लैटिन परंपरा अधिक कानूनी, संस्थागत और अनुशासित रूप में विकसित हुई, वहीं बाइजेंटाइन धार्मिक सोच में रहस्य, आध्यात्मिक अनुभव, डिवाइन लाइट और इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर अधिक बल दिया गया। इसी कारण ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स स्पिरिचुअलिटी में प्रार्थना, ध्यान, भक्ति, लिटर्जी और पवित्र सौंदर्य का बहुत ऊंचा स्थान बन गया। यहाँ धर्म केवल नियमों का पालन नहीं था, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का जीवित अनुभव था। अब हम मोनेस्ट्रीज की भूमिका को समझते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर में मोनेस्ट्रीज केवल साधुओं के रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि वे लर्निंग, आर्ट और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के महान केंद्र बन गए। वहां धर्मग्रंथों की नकल तैयार की जाती थी, प्राचीन ज्ञान सुरक्षित रखा जाता था और धार्मिक साहित्य की रचना होती थी। अनेक मंक्स ने केवल आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया, बल्कि उन्होंने शिक्षा, लेखन, चित्रकला और पांडुलिपियों के संरक्षण का कार्य भी किया। इसलिए मोनेस्ट्रीज ने बाइजेंटाइन सभ्यता को टिकाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यदि ये केंद्र न होते तो बहुत सा धार्मिक और शास्त्रीय ज्ञान समय के साथ नष्ट हो सकता था। यही कारण है कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन में मोनास्टिक लाइफ को अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। अब बच्चों, हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर, द ग्रेट स्किज्म ऑफ 1054। यह वो समय था जब क्रिश्चियन चर्च औपचारिक रूप से दो भागों में बंट गया। पश्चिम में रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका नेतृत्व पोप के हाथ में था, और पूर्व में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसका नेतृत्व विभिन्न पेट्रियार्क्स के हाथ में था। यह विभाजन अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे लंबे समय से बढ़ते हुए मतभेद थे। एक बड़ा अंतर भाषा का था, पश्चिम में लैटिन और पूर्व में ग्रीक। दूसरा अंतर धार्मिक प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स का था। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा था अथॉरिटी ऑफ द पोप। रोम का पोप पूरे क्रिश्चियन संसार पर सर्वोच्च अधिकार चाहता था, लेकिन पूर्वी चर्च इस दावे को स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा आइकन्स, पूजा पद्धति और कई डॉक्ट्राइनल सवालों पर भी मतभेद थे। अंततः 1054 में ये दूरी खुली धार्मिक टूट में बदल गई। इस स्किज्म का प्रभाव आज तक दिखाई देता है, क्योंकि आज भी क्रिश्चियनिटी की ये दो महान परंपराएं अलग पहचान के साथ मौजूद है। इसलिए बाइजेंटाइन एम्पायर को समझना ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जड़ों को समझना है। अब हम बाइजेंटाइन एम्पायर की कला और वास्तुकला की उस ऊंचाई को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, और उसका सबसे महान प्रतीक है हाया सोफिया। 537 सीई में पूरी हुई यह इमारत केवल एक चर्च नहीं थी, बल्कि बाइजेंटाइन सभ्यता की आत्मा का दृश्य रूप थी। जब कोई व्यक्ति हाया सोफिया के भीतर प्रवेश करता था, तो वह केवल पत्थर, दीवारें और गुंबद नहीं देखता था, बल्कि उसे ऐसा अनुभव होता था मानो वह किसी दिव्य संसार में प्रवेश कर गया हो। यही बाइजेंटाइन धार्मिक वास्तुकला का सबसे बड़ा उद्देश्य था, ऐसा वातावरण बनाना जहां मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो। हाया सोफिया बाइजेंटाइन एम्पायर की शक्ति, उसके फेथ, उसकी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और उसके इंपीरियल कॉन्फिडेंस का महान प्रतीक बन गई। यह इमारत सम्राट जस्टिनियन की महत्वाकांक्षा और बाइजेंटाइन कला की ब्रिलियंस दोनों को प्रकट करती है। हाया सोफिया का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि इसमें रोमन इंजीनियरिंग और ईस्टर्न आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इसका विशाल डोम उस समय की इंजीनियरिंग प्रतिभा का चमत्कार था। ऐसा लगता था मानो गुंबद हवा में तैर रहा हो। ये प्रभाव केवल तकनीक से नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर की गई वास्तु योजना से पैदा किया गया था। दूसरी ओर इसकी सजावट, उसका आंतरिक प्रकाश, उसका ऑर्नामेंटल डिजाइन और उसकी आध्यात्मिक भव्यता पूर्वी परंपराओं की झलक देते थे। इस प्रकार हाया सोफिया केवल एक भवन नहीं, बल्कि दो महान संसारों, रोमन और ईस्टर्न का मिलन थी। यही मिलन बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन की भी विशेषता था। इसके भीतर सोना, मार्बल, चमकदार सतहें और सुंदर डेकोरेटिव पैटर्न्स मिलकर ऐसा वातावरण बनाते थे जो स्वर्गीय लगता था। बाइजेंटाइन लोग मानते थे कि चर्च का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए कि वर्शिपर को धरती से ऊपर उठकर डिवाइन रियलिटी का अनुभव हो। इस इमारत के अंदर की मोज़ेक्स बाइजेंटाइन कला की आत्मा थी। मोज़ेक्स छोटे छोटे रंगीन ग्लास, स्टोन और गोल्ड पीसेस से बनाए जाते थे, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता था।
जब रोशनी इन पर पड़ती थी तो पूरा चर्च चमक उठता था और ऐसा लगता था जैसे चित्र जीवित हो गए हों। बाइजेंटाइन मोज़ेक्स में क्राइस्ट, मेरी, सेंट्स, एंजल्स, एम्परर्स और बिब्लिकल सीन्स को दिखाया जाता था। इन चित्रों का उद्देश्य केवल सजावट करना नहीं था, वे शिक्षा देते थे, फेथ को मजबूत करते थे और देखने वाले को स्पिरिचुअल भावना से भर देते थे। एम्परर्स और एम्प्रेसेस को भी कई बार डिवाइन अथॉरिटी के साथ दिखाया जाता था, जिससे ये संदेश जाता था कि शाही सत्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से जुड़ी हुई है। इस प्रकार कला बाइजेंटाइन एम्पायर में धर्म, राजनीति और आध्यात्मिकता तीनों को एक साथ व्यक्त करती थी। बाइजेंटाइन मोज़ेक्स की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका लाइट, स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन प्रेजेंस पर जोर। इन चित्रों में केवल शरीर नहीं बल्कि पवित्रता, गंभीरता और इनर होलीनेस को व्यक्त करने की कोशिश की जाती थी। चेहरों की अभिव्यक्ति, आंखों की गहराई, सुनहरी पृष्ठभूमि और स्थिर लेकिन शक्तिशाली मुद्रा, ये सब मिलकर ऐसा प्रभाव बनाते थे कि देखने वाला व्यक्ति केवल चित्र नहीं देखता था बल्कि स्पिरिचुअल संदेश को महसूस करता था। बिब्लिकल सीन्स को भी भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था ताकि लोग केवल कहानी न समझें बल्कि उसके भीतर छिपे डिवाइन ट्रूथ को भी अनुभव करें। यही कारण है कि बाइजेंटाइन आर्ट को केवल सुंदर कला नहीं बल्कि सेक्रेड आर्ट कहा जाता है। हायर सोफिया लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रही और उसकी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ने पूरी ऑर्थोडॉक्स दुनिया को प्रभावित किया। इसलिए जब हम बाइजेंटाइन एम्पायर की कला को देखते हैं तो हम समझते हैं कि उनके लिए सुंदरता केवल बाहरी सजावट नहीं थी, वो ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम थी। बच्चों, 7वीं सेंचुरी के बाद बाइजेंटाइन एम्पायर को जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें मुस्लिम एम्पायर का उदय सबसे महत्वपूर्ण था। इस्लाम के उभरने के बाद अरब सेनाएं बहुत तेजी से फैलने लगी और उन्होंने थोड़े ही समय में बाइजेंटाइन एम्पायर के कई समृद्ध प्रांत छीन लिए। सीरिया, इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका जैसे क्षेत्र बाइजेंटियम के लिए केवल भूमि नहीं थे बल्कि धन, व्यापार, अनाज और सामरिक शक्ति के प्रमुख स्रोत थे। इसलिए इन क्षेत्रों का खोना साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा आघात था। फिर भी बाइजेंटाइन एम्पायर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ क्योंकि उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल अत्यंत मजबूत थी और उसकी डिफेंसिव वॉल्स ने उसे बार बार बचाया। इसके साथ ही बाइजेंटाइन्स ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए नए मिलिट्री सिस्टम्स, विशेष रूप से थीम्स, विकसित किए। इस व्यवस्था में सैनिकों और प्रशासन को स्थानीय स्तर पर संगठित किया गया, जिससे साम्राज्य को आक्रमणों के समय अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिली। बाद के समय में बाइजेंटाइन एम्पायर को एक और गंभीर चुनौती सेल्यूक टर्क्स से मिली। 1071 सीई में बैटल ऑफ मंजिकर्ट में बाइजेंटाइन्स की हार हुई और यह घटना बहुत निर्णायक साबित हुई। इस हार के बाद बाइजेंटियम का एनाटोलिया पर नियंत्रण कमजोर पड़ गया, जो उसके लिए सैनिकों, कृषि और संसाधनों का मुख्य आधार था। जब यह क्षेत्र कमजोर हुआ तो साम्राज्य की अंदरूनी शक्ति भी हिल गई। इन बढ़ते दबावों के कारण बाइजेंटाइन एम्परर्स ने पश्चिमी यूरोप से सहायता मांगी। इसी पृष्ठभूमि में क्रूसेड्स की शुरुआत हुई। शुरू में ऐसा लगा कि यह मदद बाइजेंटियम को राहत देगी, लेकिन इतिहास ने एक विडंबनापूर्ण मोड़ लिया। फोर्थ क्रूसेड के दौरान 1204 सीई में क्रूसेडर्स ने ही कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया और उसे लूट लिया। इस घटना ने बाइजेंटाइन एम्पायर को गहराई से तोड़ दिया और उसकी शक्ति कभी पूरी तरह वापस नहीं आ सकी। फिर भी बच्चों, बाइजेंटियम और मुस्लिम पावर्स के संबंध केवल युद्ध तक सीमित नहीं थे। इनके बीच ट्रेड, डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंज भी होता रहा। यानी यह संबंध केवल दुश्मनी का नहीं बल्कि राइवलरी और संपर्क दोनों का था। इसलिए बाइजेंटाइन और मुस्लिम संसार का इतिहास हमें सिखाता है कि सभ्यताओं के बीच संघर्ष और आदान प्रदान कई बार साथ साथ चलते हैं। बच्चों, बाइजेंटाइन एम्पायर का अंतिम और सबसे निर्णायक अंत 1453 में हुआ, जब ऑटोमन एम्पायर के शासक सुल्तान मेहमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त कर ली। ये घटना केवल एक शहर के पतन की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य के अंत की घटना थी जिसने 1000 वर्षों से अधिक समय तक इतिहास में अपनी जगह बनाए रखी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था सदियों तक चले युद्ध, जिन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर को लगातार कमजोर कर दिया था। लंबे संघर्षों ने उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीतिक स्थिरता को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा कारण था टेरिटरी का लगातार कम होना। जब साम्राज्य ने अपने प्रांत खोए तो उसके पास कम धन, कम सैनिक और कम संसाधन बचे। इससे उसकी रक्षा शक्ति बहुत घट गई। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण था ऑटोमन शक्ति का बढ़ना। ऑटोमन्स केवल संख्या में ही मजबूत नहीं थे,
बल्कि उनके पास एडवांस गन पाउडर वेपन्स भी थे। विशेष रूप से विशाल कैनन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल की उन प्राचीन दीवारों को तोड़ दिया जो सदियों तक अजेय मानी जाती थी। यही दीवारें कभी बाइजेंटाइन सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सामने वे कमजोर पड़ गईं। चौथा कारण ये था कि यूरोप ने बाइजेंटियम की पर्याप्त मदद नहीं की। पश्चिमी यूरोप से कुछ सहानुभूति तो मिली, लेकिन वास्तविक और प्रभावी सैन्य सहायता बहुत कम आई। इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल लगभग अकेला ही अपने अंतिम संघर्ष में खड़ा रहा। इस पतन का प्रभाव बहुत गहरा था। सबसे पहले, इससे बाइजेंटाइन एम्पायर का हमेशा के लिए अंत हो गया। दूसरा, इतिहासकार इसे पोस्ट क्लासिकल ईरा के अंत और अर्ली मॉडर्न ईरा की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। तीसरा, कई ग्रीक स्कॉलर्स इटली भाग गए और अपने साथ प्राचीन ग्रीक ज्ञान, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ले गए। इससे रेनेसांस को नई ऊर्जा मिली। चौथा, कॉन्स्टेंटिनोपल आगे चलकर इस्तांबुल बना और ऑटोमन एम्पायर की राजधानी बन गया। इसलिए 1453 का पतन केवल एक मिलिट्री डिफीट नहीं था, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने यूरोप, मिडिल ईस्ट और आने वाले आधुनिक युग तीनों की दिशा बदल दी। बच्चों, बाइजेंटाइन एम्पायर पोस्ट क्लासिकल वर्ल्ड की सबसे अद्भुत और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक था। ये केवल एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि पुराने रोमन एम्पायर की निरंतरता, उसके परिवर्तन और उसके पुनर्जीवन का महान उदाहरण था। इसने लगभग 1000 वर्षों तक रोमन लॉ, प्रशासन, सांस्कृतिक परंपराओं और क्रिश्चियन फेथ को सुरक्षित रखा और उन्हें नए रूप में विकसित भी किया। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल व्यापार, धर्म, कला और शाही शक्ति का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गई। जस्टिनियन जैसे शासकों ने ऐसे कानून और निर्माण कार्य छोड़े जिनका प्रभाव आज तक आधुनिक दुनिया में दिखाई देता है। बाइजेंटाइन एम्पायर ने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को आकार दिया और ईस्टर्न यूरोप, रशिया तथा अन्य क्षेत्रों की धार्मिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। इसकी कला, विशेष रूप से हाइया सोफिया और चमकदार मोज़ेक्स, मेडिवल सिविलाइजेशन की सबसे महान उपलब्धियों में गिनी जाती है। ये साम्राज्य बार बार बाहरी आक्रमणों, राइजिंग मुस्लिम पावर्स और आंतरिक राजनीतिक संघर्षों का सामना करता रहा, फिर भी 1000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहा। 1453 में इसका पतन अवश्य हुआ, लेकिन उसके साथ उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उसके पतन ने पोस्ट क्लासिकल ईरा के अंत और नए ऐतिहासिक युग की शुरुआत का संकेत दिया। ग्रीक विद्वानों का पश्चिम की ओर जाना रेनेसांस को ऊर्जा देने लगा, जबकि कॉन्स्टेंटिनोपल का ऑटोमन नियंत्रण में जाना एक नई शक्ति संतुलन व्यवस्था की शुरुआत बना। इसलिए बाइजेंटियम की कहानी हमें सिखाती है कि कोई सभ्यता केवल अपने युद्धों से महान नहीं होती, बल्कि अपनी रेजिलियंस, सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिक गहराई और दीर्घकालिक प्रभाव से महान बनती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।